इसका इधर पहले। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सबके सब मौज में हो। वैसे आपकी रोज़ाना इस टाइम मैथ्स की क्लास होती है। मोहित सर आपके मैथ्स टीचर हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपको मैथ्स में धुरंधर बनाते हैं, है ना। आज कुछ व्यक्तिगत कारणों के चलते उन्हें कहीं जाना पड़ा, ठीक है। तो मैंने आज सबसे बढ़िया मौका ढूंढा है आप सबको घेरने का है ना। एनीवेज, मजाक में कह रही थी। आज एक सरप्राइज टेस्ट कंडक्ट किया है केमिस्ट्री का। इधर जो एग्जाम चल रहे हैं लाइक CHSL वगैरह, और जो होने वाले एग्जाम हैं उन सभी का, और आपका ग्रुप डी का अगर हम बात करते हैं तो जो भी आपके एग्जाम्स हैं इनमें एक चैप्टर मैंने आज के लिए रखा है जो कि है मेटल नॉन मेटल का चैप्टर है ना। हो सकता है बीच बीच में और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाए, वरना मेजोरिटी के टॉप पे जो आज क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे मेटल नॉन मेटल के हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम थोड़ा सा देखिए, और ये क्वेश्चन अगर आपको आते हैं दैट्स बहुत अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड। और अगर नहीं आते हैं बेटा तो ध्यान से एक्सप्लेनेशन सुनना और करने की कोशिश करना। कॉपी में नोट कर लेना अगर आपको लगे कि यार मैं ये चीज में हो सकता भूल जाऊं, है ना, तो याद रखिएगा, ठीक है। फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते। हाँ, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक मिनट। हाँ, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? विच इज कॉल्ड द किंग ऑफ मेटल, है ना। धातुराज का क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, मेटल नॉन मेटल के ऐसे क्वेश्चन जो कर लो और होप सो आते भी होंगे। तो किसे कहते हैं धातुराज? किसे कहा जाता है? सोने को धातुराज के नाम से जाना जाता है। क्यों भाई धातुराज इसको कहा जाता है? बिकॉज जो सोना है उस पर जंक नहीं लगती। आपने सुना होगा और देखा भी होगा, कभी आपने सुना कि मम्मी कहती हो यार मेरी सोने की चेन या सोने के कुंडलों पे जंक लग गई हो? ऐसा कभी नहीं होता। तो गोल्ड की ज्वेलरी पर, कितनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी क्यों ना हो, उस पर जंक, रस्ट फ्री बोल सकते हो, लीस्ट रिएक्टिव। अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आपसे बात करूंगी तो ये कैसा हो जाता है? ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, ये निम्न क्रियाशील धातु होती है ना। कैसी है? निम्न क्रियाशील धातु होती है, निम्नतम क्रियाशील। यही कारण है इसे धातुराज के नाम से जाना जाता है। इसको हम क्या बनाने के लिए? अक्सर आभूषण आदि बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या है ये गोल्ड था, ठीक है। अगला क्वेश्चन फटाफट देखिए आपके स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे? फूल गोल्ड इज एक्चुअली रिलेटेड टू, किसको बोला जाता है फूल गोल्ड? बॉक्साइट को बोला जाता है, मूर्ख सोना अथवा झूठा सोना, बताओ भाई। या फिर एंथ्रासाइट को बोला जाता है। ऑप्शंस आपके हैं एंथ्रासाइट, बॉक्साइट, है ना। क्या किसको बोला जाता है? या पायराइट को बोला जाता है, मूर्ख सोना अथवा झूठा सोना, या फिर सिडेराइट को बोला जाता है, या सिडेराइट को बोला जाता है, मूर्ख सोना अथवा झूठा सोना। तो एक चीज तो पहले ही छटनी में अगर तुम्हें दिक्कत आ रही तो मैं क्लियर कर दूं। अगर हम बात करते हैं एंथ्रासाइट की और सिडेराइट, तो ये दोनों हो जाते हैं क्या? ये है कोयला, ये एक टाइप का कोयला होता है। क्या कोयला एक टाइप का आ जाता है, ठीक है। कोयला प्राप्त करने का एक अयस्क है। सिडेराइट कहीं ना कहीं ये और भी होता है, लोहे का अयस्क भी है ये, ठीक है। और पायराइट की अगर हम बात करते हैं, ये होता है आपका मूर्ख सोना अथवा झूठा सोना, आयरन सल्फाइड, जिसको हम पायराइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। बॉक्साइट की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता ही है कि बॉक्साइट किसे कहते हैं? वो तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम बॉक्साइट के नाम से जानते हैं, है ना। तो यहां पर आपका सही आंसर मूर्ख सोना या झूठा सोना वर्ड अगर यूज करते हैं, फूल गोल्ड या फेक गोल्ड, लिख लो यहां पर मूर्ख सोना, या यहां पर अगर आपसे झूठा सोना लिख देते तो भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो फिलहाल यहां पर सही आंसर आपका क्या होगा? पायराइट शुड बी द राइट आंसर, याद रखिएगा। चलो फटाफट अगला क्वेश्चन देखो आप अपने स्क्रीन पर। विच मेटल विल बी मोस्ट डेंस, इनमें से किसका घनत्व सबसे अधिक होगा? ऑप्शंस हैं आपके तांबा, ऑप्शंस हैं आपके लोहा, ऑप्शन है आपका पारा, या फिर सोना, ठीक है। आप लोग तुरंत जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो सबसे पहले हम क्या टिक कर देते हैं? हम पारा, मरकरी बहुत जल्दी टिक कर देते हैं। मरकरी इज अ डेंस लिक्विड मेटल। मतलब अगर ऑप्शन में इस तरीके से दिया होता शहद, ऑप्शन में दे देते आपको बेंजीन, ठीक है, ऑप्शन में आपको दे देते पारा, ऑप्शन में दे देते ईथर, और फिर पूछते बताओ इनमें से सबसे अधिक घनत्व तो किसका होगा। मतलब जब लिक्विड्स में बात की जाए तो फिर डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? ज्यादातर पारे की होगी, ठीक है। या फिर और मेटल्स जिनकी डेंसिटी पारे से कम होती है,
मतलब देखो यहां पर एक क्वेश्चन तुम ध्यान से सुनो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी सतह पर सिक्का तैरता है, तो पारे की अपेक्षा लगभग सभी धातुओं की, सबकी नहीं, लगभग सभी धातुओं की जो घनत्व है, डेंसिटी, वो क्या होती है? कम। तो पारे की सतह पर लगभग सभी धातुएं तैरती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहां पर गोल्ड की, तो एकमात्र सोना ऐसी धातु है, सोना, अगर सोने का क्वाइन आप डालते हो, सोना जो है वो पारे में डूब जाता है, बिकॉज मरकरी के ज्यादा डेंसिटी होती है, मरकरी से भी, किसकी? सोने की। तो यहां पर सही आंसर आपका सोना होना चाहिए, गोल्ड, जिसे धातुराज कहा जाता है, उच्चतम घनत्व वाली और निम्नतम क्रियाशील धातु, जिसे हम सोने के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। और मरकरी का वैसे भी एक क्वेश्चन बनता है आपका, किसका? मरकरी का क्वेश्चन बनता है, थर्मोमीटर बनाने के लिए यूज होता है। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में मिलती है, एक ऐसी धातु जिसके ऊपर सिक्का तैरता है, पारा, एक ऐसी धातु जो कि अमलगम बनाने में प्रयोग होती है, उसे पारा कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, मेटल विच इज नॉट अलाउड ड्यूरिंग फ्लाइट जर्नी, इनमें से किस धातु को कभी हवाई जहाज की यात्रा के दौरान मतलब ले जाना अलाउ नहीं है, प्रतिबंधित है ना। तो कौन सी धातु हवाई जहाज यात्रा के दौरान ले जाना अलाउ नहीं है? दैट इज पारा। क्यों? तो रीजन में आप यहां पर लिख सकते हो, क्या है रीजन? क्या कि जो पारा है, मर्करी मेक्स क्विक अमलगम with mercury makes quick amalgam with aluminum। को एल्यूमिनम, और एल्यूमिनम कहां से आया? अरे यार, हवाई जहाज की जो बॉडी होती है वो एल्यूमिनम की मिश्र धातु से मिलकर बनी होती है, और क्योंकि पारा बहुत शीघ्र अमलगम बना लेता है, किसके साथ? मरकरी के, एल्यूमिनम के साथ। तो कभी भी पारा और एल्यूमिनम तुम साथ साथ नहीं देखोगे, है ना। तो यहां पर सही आंसर आपका होगा मरकरी, याद रखिएगा। पारा ना केवल एल्यूमिनियम के साथ शुद्ध तीव्रता से अमलगम बनाता है, बल्कि ये सोने के साथ भी बहुत तेजी से अमलगम बनाता है। मर्करी नेवर मेक्स अमलगम विद, बताओ भाई, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और पूछा जाता है आपसे अक्सर कि बताओ लैब में अगर हमें पारे को रखना पड़े, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, इमेजिन करो, चेंज कर दिया कि इनमें से किस धातु के पात्र में पारे को रखना चाहिए, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे, या क्वेश्चन है पारा किसके साथ अमलगम नहीं बनाता है, सेम बातें हैं। पारा क्योंकि कभी लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है, मर्करी नेवर मेक्स अमलगम विद आयरन, यही कारण है कि इसे दो ही के पात्र में, या तो कांच के पात्रों में रखते हैं मर्करी को लैब में, और या फिर किस में रखते हैं, या फिर आयरन वेसल्स में रखते हैं, याद रखिएगा, या लोहे के पात्रों में रखेंगे, और या फिर कहीं ना कहीं कांच के पात्रों में, थर्मोमीटर कांच का होता है, याद रखो ऐसे, है ना। बाकी सबके संग क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि बाकी सबके साथ ये अमलगम बना ले जाता है। अमलगम क्या होता है? मिश्र धातु बना लेना, ये बहुत जल्दी से अमलगम बना ले जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे समझो, एग्जाम्पल के तौर पे तुम किसी धातु की प्लेट में, किसी प्लेट में, कटोरी में कोई ऐसी चीज रखो जो रखते ही उसके संग रिएक्शन कर गई, उसका कटोरी की शक्ल बदल डाली, तुरंत के तुरंत उसके संग रिएक्शन कर लिया, अमलगम बना डाला। कुछ ऐसा होता है मर्करी और एल्यूमिनियम का कॉम्बिनेशन। चलो, एलॉय यूज्ड इन टूथ फिलिंग, बताओ भाई जल्दी से कि इनमें से किसका प्रयोग? तो देखो भाई, क्या तांबे की मिश्र धातु भरी जाती है? एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु। क्या तांबा मिश्र धातु भरी जाती है? क्या तांबा मिश्र धातु भरी जाती है, या पारे की मिश्र धातु भरी जाती है, या टिन की मिश्र धातु भरी जाती है, या लोहे की मिश्र धातु भरी जाती है? बता दो भाई, किसकी मिश्र धातु भरी जाती है? तो याद रखो, अमलगम होता क्या है? अरे अमलगम क्या होता, तुम एक चीज समझो पहले बच्चा, अभी ये क्वेश्चन मत देखना, ठीक है, मेरी बात सुनो पहले तो आप ये समझ लो कि पारे के साथ, मर्करी के साथ आप अगर जिंक मिला दोगे तो ये जिंक अमलगम हो गया। आपने पारे के साथ अगर सिल्वर मिला दिया, चांदी, तो पारा और चांदी की मिश्र धातु, ये सिल्वर अमलगम हो गया। मतलब अमलगम में मर्करी होना जरूरी है। अमलगम का मतलब पारे की मिश्र धातु किसी के संग बनाए, बस लोहे के संग नहीं बना पाएगा, है ना। तो ऐसे ही यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका प्रयोग दांतों के भरावन में किया जाता है? तो मर्करी का एलॉय होता है, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर अमलगम, जिसे चांदी का अमलगम बोला जाता है। इसे डॉक्टर साहब दांतों में भरने के लिए प्रयोग करते हैं।
कि अगर दांतों में जैसे एक उम्र के बाद दांतों में खोखलापन हो जाना, छेद हो जाना, है ना, सोना, अब वो ये भी आपने सुना होगा कि किसी का दांत ही टूट गया तो सोने का दांत लगवा देते हैं, प्लेटिंग करके, कोटिंग करके। तो ऐसा होता है। देखो, मुंह में कभी भी ऐसी मेटल नहीं लगवाई जाएगी जो कि रिएक्ट करे। अब कहो मैडम मैम लोहे का दांत क्यों नहीं लगा रहे यार, जंग ना लगेगी सोने का दांत क्यों, सोना अच्छा लगता है मैम, महंगा होता है इसलिए नहीं, इसलिए बिकॉज सोना निम्न क्रियाशील धातु है। मुंह में चाहे सलाइवा हो चाहे पानी हो, लिक्विड के आसपास रहेगा मेटल, कोई उसका साइड इफेक्ट तुम्हारे पेट में नहीं जाते रहना चाहिए। कॉमन सेंस यूज करो, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। को मैडम कैसी बातें करते हो बेटा, इधर तुम्हारे पास 3 दिन हैं और बहुत बढ़िया तरीके से केमिस्ट्री के आज जैसे बढ़िया चैप्टर लेके आई हूँ मेटल नॉन मेटल, ऐसे ही लगातार 3 दिन लेके आऊंगी। और वैसे अगर तुम्हें मैं नहीं पता तो मैं बता दूं, रोजाना 6 बजे मेरी क्लास एग्जामपुर पे होती है, ठीक है। तो आप 6 बजे अगर केमिस्ट्री पे ज्वाइन करना चाहते हो वहां तो आप हमेशा स्वागत है। अगर इस टाइमिंग में आप मेरे को मिलो तो 3 दिन बेटा लगातार मिलना, बड़े बड़े चैप्टर उठाएंगे लेकिन केमिस्ट्री तुम्हारी करा देंगे अच्छे से, मतलब जो मेजर चैप्टर्स हैं विद एक्सप्लेनेशन जब चीजें डिस्कस करेंगे ना बच्चा, तो आपके ऑटोमेटिकली भेजे में फंसेगी है ना, समझ में आ रही है? थोड़ा सा इधर देखो, हाँ। तो यहां पर याद रखना है कि सिल्वर अमलगम का प्रयोग, सिल्वर अमलगम मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या होती है, ये पारे की मिश्र धातु होती है ना। तो इसको भरते हैं, कहते हैं दांतों में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन फटाफट देखिए। स्टेनलेस स्टील इज हार्ड बिकॉज ऑफ, स्टेनलेस स्टील बनाते समय हम किसका यूज करते हैं, लोहे की, क्रोमियम की और निकिल की मिश्र धातु को स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। परंतु जब ऐसे स्टील बनाई जाती है तो ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती। और भाई डेली लाइफ के बर्तन है, हार्डनेस तो चाहिए थोड़ी बहुत, है ना। तो हार्डनेस क्रिएट करने के लिए सिर्फ 0.5 या 1% तक क्या मिला देते हैं, कार्बन मिला देते हैं। तो 3 धातुओं के अलावा ये चौथी अधातु मिलाई जाती है जिसको हम कार्बन कहते हैं। जो मिश्र धातुएं होती हैं वो धातुओं का मिश्रण होती है, ना कि अधातुओं का। तो ऐसे याद रखो, 3 धातुओं में अगर पूछे कि कौन सी 3 धातुओं का मिश्रण है स्टेनलेस स्टील, तो आयरन, क्रोमियम और निकिल का मिश्रण है स्टेनलेस स्टील। कौन सी अधातु का प्रयोग स्टेनलेस स्टील में किया जाता है, तो कार्बन जैसी अधातु का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कठोरता प्रदान करने के लिए। तो यहां पर सही आंसर आपका होगा कार्बन, याद रखना, ठीक है बेटा। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बनते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखो और कॉपी में लिख भी लो अगर नहीं याद है तो। मेन ओर ऑफ आयरन इन इंडिया, एक्चुअली यहां पर इंडिया वर्ड नहीं यूज होना चाहिए। पूरे के पूरे अगर हम बात करते हैं प्रकृति में ही, अगर हम बात करें कि लोहा सबसे ज्यादा, यहां पर बच्चा वर्ड लिख लो या नेचर वर्ड होगा तो ज्यादा सही। ये क्वेश्चन कुछ मिसटाइप हुआ है, पढ़ने से ही लग रहा है ना। ये क्वेश्चन जरूर या तो जहां से उठाया गया है, कोई बात नहीं, आप यहां पर ये लिख लो प्रकृति में लोहा, क्योंकि भाई प्रकृति भारत के साथ, अमेरिका के साथ अलग अलग थोड़ी ना रूल लेके चलती, प्रकृति तो प्रकृति है ना। तो याद रखो, मेन ओर ऑफ आयरन इन नेचर, प्रकृति में लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा है, मैग्नेटाइट है, सबसे ज्यादा मैग्नेटाइट के रूप में प्रकृति देती है लोहा, या हेमेटाइट के रूप में देती है लोहा। ये क्या है, अयस्क हैं ये लोहे के। अब कहो मैडम अयस्क क्या होते हैं, पहले ये तो बताओ, या सिडराइट, अयस्क क्या होते हैं, बहुत देसी लगे। इसको देखना आप बंद करो, जब हम कहें मेरे को सुनो तब खाली मुझे सुना करो। क्या अयस्क क्या होते हैं, प्रकृति जब आपको भिन्न भिन्न धातुएं देती है तो वो शुद्ध रूप में नहीं देती है ना। प्रकृति में भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड पाई जाती है, मॉइस्चर मतलब जिसको जलवाष्प बोलते हैं हम, है ना, वो पाई जाती है मॉइस्चर। इसके अलावा क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, इसके अलावा ऑक्सीजन पाई जाती है। तो जब आप नेचर से धातुएं मांगते हो, जब धातुओं का खनन किया जाता है तो धातुएं इन गैसों के साथ अपने अशुद्ध रूप में मिलती हैं। जैसे कि लोहा जब आप प्रकृति से मांगोगे तो वो तुम्हें देगी अपने ऑक्साइड के रूप में। इसी तरीके से जब तुम एल्यूमिनियम प्रकृति से मांगोगे तो वो देगी तुम्हें अपने ऑक्साइड के रूप में, मतलब एल्यूमिनियम प्रकृति में ऑक्सीजन के संग, जलवाष्प के संग ऑक्साइड बनाएगा। फिर हम कहेंगे बॉक्साइट का खनन किया है हमने। किसका किया है, बॉक्साइट का खनन किया है। समझ में आ रही। इसी तरीके से जब गैलेना, जिसको हम बोलते हैं PbS, हम तो तुम्हें अयस्क समझाने का प्रयास कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्स,
तो समझने का प्रयास करिए कि प्रकृति में पाई जाने वाली ये संयुक्त अवस्थाएं जिनके द्वारा हमें प्रकृति धातुएं वरदान के रूप में देती है, मेटल, द नेचर इज ऑलरेडी यू कैन से द गिफ्ट फ्रॉम द गॉड टू अस, है ना। खैर, तो आप ऐसे समझिए, देखो साइंस की टीचर मैं ज़रूर हूँ। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, आप में से ज़्यादातर मेरी वीडियो जब देखोगे बाद में, है ना, तो आपको कहीं ना कहीं मेरी बात सुन के और समझने का प्रयास करना। आप जब उठा के, अगर आप बिलीव करते हो रिलीजन में, तो जब आप उठा के सप्तशती वगैरह का पाठ करते हो, है ना, या आप अपने धर्म और पुराणों को पढ़ते हो, तब आपको वाकई में गॉड का एहसास होता है। अगर हम बिलीव करते हैं कि हम आज जिनको किसी चीज़ को अच्छा कहते हैं, किसी को बुरा कहते हैं, किसी को अच्छे दुख का अनुभव होता है, किसी को सुख का अनुभव होता है, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ एंड दिट इज ऑल्टरनेटिवली, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस है, ये गणित हमें सिखाता है, प्लस माइनस न्यूट्रल। और अगर कहीं ना कहीं न्यूट्रल चीज़ें नहीं होनी है, प्रकृति में हर चीज़ का अंत जाके एक उदासीनता की ओर नहीं होना है, तो फिर जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई का होना ज़रूरी है। और यही गॉड का लॉ है, जहाँ पर विज्ञान शून्य हो जाता है। खैर, ये खैर बात की बातें हैं, आपको भी समझ में आएगा, ज़िंदगी बहुत आगे तक लेके जाएगी आपको और बहुत सारे अनुभव देगी। एंड आई विश कि आप अपने अनुभवों से जो कुछ भी सीखें उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में सक्सेसफुल हों और लोगों का मार्गदर्शन करने योग्य बने। खैर, इधर देखिए, तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि प्रकृति में ये भिन्न भिन्न गैसों के साथ जब कोई धातु कंबाइन कर लेती है, फिर वो हेमेटाइट बन जाता है, बॉक्साइट बन जाता है, गैलेना बन जाता है, या सिनेबार बन जाता है, फिर हम कहते हैं धातु का अयस्क। ये कैसे बन गया? बिकॉज मरकरी ने और लेड ने किसके संग रिएक्शन कर लिया? हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। खैर, तो यहां पर अब आओ क्वेश्चन कि मेन ओर ऑफ आयरन इन इंडिया। और वर्ड अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि प्रकृति में लोहा सबसे ज्यादा किस रूप में मिलता है? आंसर इज हेमेटाइट। ये रहा, याद रखना, ठीक है। मेरे एमसीक्यू सेशन में बेटा तुम्हें ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जो मिलता है वही सब कुछ है। एमसीक्यूज तो बेटा तुम्हें कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट पे भी मिल जाते हैं, मानोगे बात? तो वेबसाइट्स वगैरह पे भी, लेकिन मेरे क्लास में अगर आपको मैं कोशिश करती हूँ, एमसीक्यू तो बहाना है, हमें कहीं ना कहीं बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ाना है। चलो, रूबी एंड सफायर्स आर केमिकली नोन एज, माणिक तथा नीलम जो होते हैं वो किस रूप में जाने जाते हैं? माणिक और नीलम क्या होते हैं? माणिक और नीलम क्या होते हैं? रूबी एंड सफायर्स। तो याद रखिएगा, पहले तो इनका हिंदी वर्जन में लिख दूं ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो, याद छूट गया बाय द वे। कोरंडम को हम अभ्रक बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्ले को शुद्ध हिंदी में भी अगर आप लिखेंगे क्ले ही मिलेगा आपको। अच्छा रॉक, अच्छा, तो ये हो गई आपकी मृदु चट्टाने, इस तरीके से वर्ड लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा किसको बोलते हैं? अभ्रक को बोलते हैं। आपका अभ्रक मैडम क्या होता है? कोरंडम। अब कोरंडम क्या होता है? प्रकृति में जो रत्न हम पहनते हैं वो ये होते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में पहले तो समझो तुम लोग। उंगलियों में अक्सर आपने लोगों को पुखराज, नीलम वगैरह, इस उंगली में अक्सर पीले रंग का रत्न पहने देखा होगा, इंडेक्स फिंगर में, इसे पुखराज बोलते हैं। आपने इस फिंगर में लोगों को माणिक पहने देखा होगा, इस फिंगर में, छोटी वाली फिंगर में आपने पन्ना पहने देखा होगा लोगों को हरा रंग का। ये होता क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि ये सुनार बनाते हैं? बेटा बनाते नहीं है। हीरा बनाते हैं क्या? मैं तुमसे पूछ रही, क्या हीरा बनाते हैं खान में? हीरा खान में बनता थोड़ी ना है। सॉरी, हीरा कोई सुनार बनाता थोड़ी ना है। हीरा तो खान के द्वारा, मतलब प्रकृति का गिफ्ट है इंसान को। इसी प्रकार से माइंस होती हैं, खान होती हैं किसकी? इन कीमती पत्थरों की, हीरा, पुखराज, माणिक, पन्ना, इनकी खानें होती हैं। और उन खानों में जो एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उनको अक्सर सिलिकोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। आपको मैडम ये कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया क्वेश्चन आपने? मैं तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही रिलेट करूँगी, समझो मेरी बात। और ये जो रत्न होते हैं, इन रत्नों की शुद्धता की क्या कसौटी है? तो जैसे हीरा है, उसकी शुद्धता की कसौटी क्या है? कि हम मैम ये खरीद के लाए, डायमंड बोला है उन लोगों ने कि ये डायमंड दे रहे हैं और पैसा भी अच्छा लिया है। कैसे पता करें हीरा है? तो मैं यही बोलूंगी, इसको लैब में टेस्टिंग कराओ। अगर टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर अंदर निकलता है तो ये डायमंड है। अगर इसमें समचतुष्फलकीय संरचना अंदर निकलती है कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच, तो ये हीरा है। अगर इसमें एक्सरे एक्सपेरिमेंट के द्वारा दो फलकों के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल मिल रहा है,
तो ये हीरा है, मतलब प्रकृति में पाया जाने वाला एक क्रिस्टल जिसका एक पर्टिकुलर शेप होता है, तभी वो डायमंड है। इसी तरीके से ये पुखराज वगैरह, नीलम वगैरह, इनके भी केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। और जो रूबी, जिनको माणिक बोलते हैं और इसको नीलम बोलते हैं हम, इसका केमिकल कंपोनेंट है कि ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। ये क्या कहलाते हैं? ये कोरंडम क्लास में कहलाते हैं। और लैब में जब कोरंडम लिख के आ जाए आपके सर्टिफिकेट पे, तब मानो कि आप असली पुखराज खरीद के लाए हो। ऐसे ही मोती क्या होता है? कहो मोती क्या होता है मैम? मोती ऐसे भी ना, प्लास्टिक के मोती की बात नहीं कर रही हूं मैं सच्चे मोती की बात कर रही हूं, जो समुद्र की गहराइयों से निकाले जाते हैं। एक ऑयस्टर होता है समुद्री, सीप जैसा दिखता है काट के, तो वो समुद्री मोती होते हैं, सच्चे मोती। उसकी पहचान क्या है? दैट शुड बी कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म, है ना। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि नेचर में जो ये अलग अलग रत्न पाए जाते हैं, इनका अस्तित्व क्या है। अब तो समझ रहे होगे ना। तो याद रखिएगा, अभ्रक शुड बी द राइट आंसर, जिसको हम यहाँ पे कोरंडम कहते हैं। पाए जाने वाले रत्न अक्सर कौन कौन से? खासकर माणिक और नीलम वगैरह। इसी तरीके से पन्ना बैरल ग्रुप का पत्थर कहलाता है। हम लोग पहने तो अक्सर लोगों को देखते हैं, बट हम जानने के प्रयास नहीं करते। खैर, कैरेट डिफाइंस द रिक्त स्थान, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ डायमंड। बताओ, कैरेट शब्द हीरे के किस गुण की व्याख्या करता है? उसकी शुद्धता की व्याख्या करता है, उसकी कटिंग, मतलब उस अंदर कटाई कैसी की गई है उसकी व्याख्या करता है, उसके द्रव्यमान की व्याख्या करता है, जिसको मास बोलते हैं हम हिंदी में, या उसकी चमक की व्याख्या करता है। जल्दी से बताओ। तो यहां पर नो इफ नो बट, बिकॉज 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम। अब तुम ही बताओ, मिलीग्राम फिजिक्स में किसकी यूनिट है? ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम ये पढ़ाता है आपको, है ना। तो मैं ये मैथ्स और फिजिक्स के, तो तुम ही बता दो, ग्राम वगैरह, किलो, ये तो मास की यूनिट होती हैं, द्रव्यमान की। तो मास, कितना वजन का पत्थर खरीदना है? सर हमें मोती दे दीजिए। कितने का बताया पंडित जी ने? हमें सर 4 रत्ती का मोती बताया है। रत्ती मतलब 1 रत्ती इज इक्वल्स टू 180 मिलीग्राम। और इंडिया के बाहर जब कोई खरीदता है तो कितने कैरेट का हीरा चाहिए सर आपको? कितने कैरेट का पर्ल दिखाना है आपको? हाउ मच कैरेट यू रिक्वायर्ड फॉर द एमरल्ड पन्ना? How much carat you required for the blue sapphire, which is known as neelam? How much carat you required for the ruby, the red coral? है ना। तो रेड कॉरल, खैर मूंगा वो अलग चीज हो जाती। तो मैं आपको समझाना चाह रही थी कि कैरेट अंतरराष्ट्रीय यूनिट है, बस अंतर इतना है। और रत्ती अपने देश की भाषा में चलता है है ना। इंडियन, अक्सर जब इंडियन सोनार के पास आप जाओ तो यही लैंग्वेज यूज करते हैं। खैर, तो आप लेकिन ये याद रखो, हैं दोनों किसकी पहचान? द्रव्यमान की पहचान है। याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन तुम कई बार लुटिया डुबो के आ चुके हो उसमें, ठीक है। चलो बेटा, अगला क्वेश्चन फटाफट देखिए। मेटल यूज्ड स्टार्टेड टू मेल्ट ऑन पाम। इनमें से कौन सी धातु जो कि आपकी हथेली पर रखते ही पिघलना प्रारंभ हो जाएगी? मेरी बात समझो, यहां पर तुम तुरंत खुशी के मारे कूद के और जल्दी से मरकरी टिक कर देते हो क्यों ऐसा करते हो? लेकिन तुम भूल जाते हो मरकरी को हथेली पर रखने की क्या जरूरत है। मरकरी तो ऑलरेडी ऐसे होता है जैसे गिलास में पानी रखा है, ऐसे ऐसे ग्लास में ऐसे ही ऑलरेडी काफी ज्यादा लिक्विड है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू कन्वर्ट इनटू द पान एंड नथिंग एल्स। ऐसे समझो कि जैसे हम देसी घी रख लेते हैं सर्दियों में, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे गोले का तेल, अब तुम्हें मैं ऐसे समझाऊंगी, सर्दियों में गोले का तेल कैसे जम जाता है, पहले तुम याद करो। सर्दियों में देसी घी कैसे जम जाता है? कतई थक्का क्यों ऐसा होता है कि उसे फिर धूप में पिघलाने के लिए रखना पड़ता है या फिर उसे गैस पे चढ़ाना पड़ता है ना। तो इसी तरीके से, लेकिन गोले के तेल को जब हम हथेली पर रख के और थोड़ा सा रब करते तो वो पिघल गया, बिकॉज आपने अपने हाथों से गर्मी दे दी उसको। गेटिंग माई पॉइंट। यहां पर बात हो रही है गैलियम की। याद रखिएगा, मरकरी तो ऑलरेडी काफी ज्यादा लिक्विड, इसका तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। बट अगर हम बात करते हैं यहां पर गैलियम प्लस सीजियम, ये दो ऐसी धातुएं हैं जिनका जो गलनांक होता है वो पारे के बाद निम्न गलनांकों में काउंट किया जाता है। तो याद रखिए, ये दोनों मेटल्स मैं आपको यहां पर नोट करने के लिए बोलूंगी कि आप याद रखो, मरकरी, गैलियम और सीजियम, ये निम्न गलनांक वाली धातुएं हैं, लिख लो,
ठीक है, लिख लेना, ये मत सोचना मैडम जी हाँ लिख लिया, कौन सा तुम मेरी कॉपी चेक करने आ रही हो। बेटा कहीं ना कहीं जब ऑनेस्ट होते हो तुम अपने प्रति, हमारे प्रति और क्लास के प्रति, तो तुम शिद्दत से हर चीज़ को सीरियसली लेते हो। चलो, और बाकी तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे ट्रू स्टूडेंट हो गए तो मैं घर से तुम्हारे नोट्स मंगवा के चेक कर लूंगी, कोई बात ना। आगे देखो, एन एंटीबैक्टीरियल मेटल, इनमें से कौन सी धातु एक एंटीबैक्टीरियल धातु के रूप में कहलाती है? विदाउट वेस्टिंग टाइम जाने दो, आंसर होगा चांदी। चांदी को एक एंटीबैक्टीरियल धातु बोला जाता है। शरीर में बैक्टीरिया संबंधित जो रोग होते हैं वो पकड़ना शुरू हो जाते हैं किसकी प्रेजेंस में? किसकी प्रेजेंस में? याद रखना, चांदी की अगर कमी हो जाती है बॉडी में, कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं। ये धातुएं हैं, बॉडी में धातुओं का निश्चित क्वांटिटी में होना बहुत जरूरी होता है। बॉडी में अगर लोहे की कमी हो गई तो आयरन की कमी, इसको हीमोग्लोबिन कम हो गया, इसको एनीमिया की प्रॉब्लम हो रही है, इसको रक्त अल्पता की प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे पढ़ते हो आप, पढ़ते हो। सो मेटल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेटल रिलेटेड टू विल्सन डिजीज, जल्दी से देखो, इनमें से कौन सी धातु विल्सन रोग का कारण बनती है? तो विल्सन एक प्रकार का किडनी रोग है, ये एक प्रकार का किडनी रोग है, ये एक प्रकार की किडनी से संबंधित बीमारी है। लेकिन आप एक चीज और भी याद रखिए, क्या? कि अगर तांबे की शरीर में बॉडी में कमी है तो आपके शरीर का पिगमेंट, नहीं समझे, मतलब आपके शरीर का कलर, किसी के शरीर का कलर होता है काला, किसी का होता है थोड़ा सफ़ेद, किसी का होता है रंग गेहुआ, और किसी के आपने पढ़े देखे होंगे चकत्ते या धब्बे, स्पॉट्स, पैचेस, नहीं समझे, किसी के वाइट स्पॉट पड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं स्किन का कलर एक जैसा नहीं होना। किसी के सफ़ेद दाग बन जाते हैं, किसी के रेड कलर के स्पॉट बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा क्या कि आपको कॉपर की अगर प्रॉब्लम होती है बॉडी में तो ये प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी कॉपर की वजह से होती है। चलो, तो इस तरीके से आप याद रखें। अगला क्वेश्चन फटाफट देखिए, जर्मन सिल्वर इज नॉट रिलेटेड टू, तो जर्मन सिल्वर इज नॉट रिलेटेड टू सिल्वर एंड लेड पेंसिल इज नॉट रिलेटेड टू लेड, नहीं समझे। वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जर्मन E.A. गेटनर, उन्होंने एक मिश्र धातु बनाई थी, किसकी? कॉपर, निकिल और जिंक की। क्योंकि निकिल देखने में बिल्कुल चमचमाती हुई चांदी के समान धातु होती है, इसका यूज किया जाता है मिश्र धातु बनाने के लिए, इसलिए जो मिश्र धातु बन के तैयार हुई जर्मन सिल्वर, उसकी चमक चांदी जैसी थी। तो उस मिश्र धातु का नाम जर्मन सिल्वर क्यों रखा? क्योंकि उसमें चांदी तो होती नहीं है भाई। क्यों रखा फिर जर्मन सिल्वर? बिकॉज जर्मन E.A. गेटनर सर ने अपना नाम लगाने के लिए जर्मन लगा दिया उसमें, और देखने में निकिल की उपस्थिति के कारण वो चांदी जैसी दिखती थी, इसलिए वो सिल्वर हो गई। समझ में आई मेरी बात? देखने में इट वाज अपीयरेंस जो थी, द अपीयरेंस ऑफ दैट एलॉय वाज लुक लाइक कंप्लीटली सिल्वर, दैट इज व्हाई। तो फिलहाल यहाँ पर यही रीजन है। तो कौन सी धातु जो कि जर्मन सिल्वर में नहीं होगी? दैट इज सिल्वर। और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेंसिल की जो लीड होती है, नोक, जिसको लेड पेंसिल का क्वेश्चन बोल देते हैं, उसमें लेड नहीं होता है, वो ग्रेफाइट होता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपके बेसिक बन जाते हैं। फटाफट अगला क्वेश्चन देखिए, सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, द बेसिक क्वेश्चन ऑफ योर, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील का क्वेश्चन पूछ लें, सोल्डर का क्वेश्चन पूछ लें, ब्रास का कॉम्बिनेशन पूछ लें, ब्रोंज का कॉम्बिनेशन पूछ लें। बच्चा बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये तो तैयार करके जाना है ना। तो देखो भाई, हाँ, जैसे जर्मन सिल्वर मिश्र धातु का क्वेश्चन है, ऐसे सोल्डर का क्वेश्चन PB और SN ये होता है, इसे मेटल सोल्डरिंग में यूज किया जाता है। आपको मैडम ये मेटल सोल्डरिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो ये हमें समझाओ। मेटल सोल्डरिंग का मतलब क्या होता है? मेटल सोल्डरिंग आपने अक्सर इलेक्ट्रीशियंस घर में आते हैं, जैसे टीवी संभालने वाला कोई आया घर में, या घर में एग्जाम्पल के तौर पे, हाँ, मोबाइल मैकेनिक के हाथ में आपने देखा होगा, तो आपने अक्सर इलेक्ट्रीशियंस के हाथ में एक रॉड देखी होगी जिसको सोल्डरिंग रॉड बोलते हैं। आप अगर हो सके तो मेरी एडवाइस पर आप किसी गूगल जो और शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, अमेजॉन है ना, ये इस टाइप की, उस पर जाके सर्च मारो, लिखना सोल्डरिंग रॉड, फिर वो आपको जो दिखाएगा फिर तुम समझ जाओगे, अरे यार ये तो हमने देखा है। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये मेटल सोल्डरिंग के लिए यूज होता है। इसका काम क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारा अगर जैसे कुर्सी पे बैठे हैं हम, लोहे की कुर्सी पे बैठे हैं, उसका पाया टूट गया, पैर तो तुम उसकी क्या करोगे? क्या सोल्डरिंग करोगे, वेल्डिंग करोगे?
तुम उसे पिघला के जोड़ोगे, जिसको बोलते हैं एसिटिलीन की आर्क से जोड़ना, वो होती है मेटल वेल्डिंग। लेकिन अगर तुम्हारा सपोज फोन है, ईयरफोन हम यूज कर रहे हैं कान में, है ना, वो एक बहरा हो गया, क्यों? क्योंकि उसके अंदर का छोटा सा वायर था वो खिंच गया, तो वहां पर आपको पिघला के जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। वहां पर एक ऐसी मिश्र धातु लगा दो जो कि खुद कंडक्टर हो। सपोज किसी ऐसी चीज से तुम ज्वाइन कर दो जो कि कंडक्टिविटी ना कर पाए, फिर वो काम नहीं करेगा। ये कंडक्टिविटी वाला होता है मेटेलियर। ऐसे समझो ये गोंद है, क्या है? गम। ऐसे समझो ये चिपका के जोड़ने का काम करता है, छोटे छोटे से वायर्स को चिपका के जोड़ना, दैट इज कॉल्ड मेटल सोल्डरिंग। और इसमें मेटल की सोल्डरिंग क्यों की जाती है? बिकॉज हमें यहाँ पर ऐसे, अगर मैं बोलूं तुमसे कैसे याद करो, इट इज अ कंडक्टर गम। ये कैसा होता है? ये एक ऐसा गोंद है जो कि चालक होता है, तो इसको अक्सर वायर्स इलेक्ट्रीशियंस यूज करते हैं, जहां पर हमें चालकता भी बनाए रखनी है और जोड़ भी करना है। गेटिंग माई पॉइंट? अब तो समझ गए होगे ना, बेसिक सी चीजें हैं। आज का सेशन इतना ही रखते हैं, चीजों को नोट करिएगा और आगे ना भूलने के लिए एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? इधर 3 दिन आपके पास हैं, डिपेंड्स अपॉन यू कि आप साइंस में, स्पेशली केमिस्ट्री सेशन में क्या लेके जाते हो, ठीक है? कुछ व्यक्तिगत कारणों के चलते मोहित सर आज आपके अनुपस्थित रहे, वो एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन हैं आज, ठीक है? तो 3 दिन हमारे साथ आपके गुजरेंगे, ठीक है? आपका स्वागत रहेगा क्लासेस में। और वैसे तो रोजाना मेरा 6 बजे क्लास होता ही है आपका एग्जामपुर चैनल पर। थैंक यू सो मच टू मेक द सेशन वेरी सक्सेसफुल। Thank you so much to make this a very, you can say, beautiful interaction. Thank you so much.